नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह, एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान क्लास 6। हमारे अतीत अध्याय 8 है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आज हम इस पाठ में अशोक के बारे में पढ़ेंगे और अक्सर यहाँ से एनसीईआरटी की किताबों में से बहुत से प्रश्नों के निर्माण होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें पाठ में जो अशोक है, इस अशोक की जो पूरी किस तरह से जो अशोक जो एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, तो इस संदर्भ में हम पाठ की शुरुआत करते हैं। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था। बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? तो उसके दिमाग में ये प्रश्न आया कि आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो यहाँ से जो है पाठ की शुरुआत होती है। अब इसमें बताया गया है कि एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। तो इसके बारे में हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने अध्याय 7 में पढ़ा होगा। बिल्कुल सही कहा है ये। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो इस संदर्भ में यहाँ पे पाठ के अंतर्गत बताया गया है। और अशोक जो मतलब एक बहुत बड़ा जो राज्य है, कैसे एक बहुत साम्राज्य की बात कही गई है। इसमें शेरों वाला स्तंभ शीर्ष यहाँ पे ये चित्र में दिखाया गया है। और जो ये अशोक के बारे में जो बताया जा रहा है, जो एक अनोखा सम्राट है, इसके बारे में इस पाठ में बताया जा रहा है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासक करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। उसके दादा हैं ये। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताबों में भी मिलते हैं। अब वंश की बात की जा रही है यहाँ पे। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते थे, तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता था। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त और उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने के जो ये मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकारी रहा करते थे। ये अक्सर यहाँ से पूछे भी जाते हैं प्रश्न। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों, पशुपालकों के गांवों के बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग
फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न 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 भाषाएं बोलते थे। और ये जो मानचित्र है, जैसा कि इसमें बताया कि जो काले बिंदुओं से है, जो साम्राज्य में बहुत से नगर थे जो है मानचित्र में काले बिंदुओं से दिखाया गया है। तो ये जो काले बिंदुओं से जो दिखाया गया है, ये है एक तरह से साम्राज्य ही काले बिंदुओं से दिखाया गया है। ये हुआ। और इसमें बताया कि जो जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अशोक के जो शिला मिले वो लाल बिंदुओं से, जैसे ये हो गया मेरठ, कंधार, फिर उसके बाद हो गया, तो ये जितने भी लाल बिंदु से दर्शाए गए हैं ये सारे ही एक तरह से हुए अशोक के शिलालेख कहलाए जाते थे यहाँ पे ये। अब उसके बाद है कि वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। और इस पार्ट में जो अशोक के बारे में बता रही हूँ, साथ साथ में मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगी, इसमें अभ्यास भी कराऊंगी और साथ में इसकी काफ़ी सारी जानकारी भी उपलब्ध कराऊंगी। तो आप मेरे साथ लगातार इस लर्निंग यूट्यूब चैनल को देखते रहें। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। अब इसमें बात की जा रही है कि एक राज्य जो है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है। क्योंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं, जाहिर सी बात है। इसमें कहा जा रहा है कि जो साम्राज्य हैं वो राज्य से क्या होते थे, बहुत बड़े होते थे। उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए साम्राज्यों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। अब इसमें बात कही जा रही है कि साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों में साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाकों में जो गांव और शहरों, किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो कर इकट्ठा करने के लिए किसकी नियुक्ति करते थे, राजा और अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। जो भी राजा का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। मतलब जो भी वहां पे काम करते थे उन पे क्या करते थे, नजर रखते थे, वहां पे कार्यों पे नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो एक परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। और मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल मतलब गवर्नर बना कर देता था। तो यहाँ से भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने, कीमती
पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभवतः के संसाधन जो नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तो ये एक तरह से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद इसमें आ रहा है नजराना। नजराना की बात की जा रही है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप में जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए किए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ये हुआ। अब उसके बाद है कि राजधानी में सम्राट। राजधानी जो थे उसमें सम्राट की बात कही जा रही है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार थे। पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया था उन्होंने। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है उसके विवरण के बारे में विस्तार पूर्वक कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और सामान्यतः जो हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं, वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। अब है कि उसमें और पाटलिपुत्र मतलब आधुनिक पटना के बारे में बताया जा रहा है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अब इसके बाद है कि और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य जो पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीजें लाकर दें। अब इसमें जो एक अशोक जो है कैसे एक अनोखा सम्राट है उसके बारे में बताया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो किसी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो यहाँ बताया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें जो ये बताया है कि अशोक के जो ज़्यादातर जो लेख है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। और इन्होंने जो अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की बहुत ही इन्होंने कोशिश की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अब कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख कि उन्होंने कलिंग जो युद्ध का जो उन्होंने वर्णन करता हुआ वो अशोक का अभिलेख के बारे में बता रहे हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने की 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। जब वो राजा बने उसके 8 साल बाद वो कलिंग विजय की।
लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। जितने भी लोग वहां पे मारे गए उससे उनको बहुत ज्यादा ही क्या हुआ, बहुत दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण, श्रमण मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों, मृतकों, दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में क्या एक तरह से मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को भी वो खो देते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई युद्ध होता है तो उसमें कई सारे लोग भी मारे जाते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था इस चीज़ से। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। उसके मन में ऐसा आया कि अब मैं दूसरों की मदद करूंगा, दूसरों को शिक्षा दूंगा। तो इस रास्ते पर उन्होंने चलने का स्वीकार किया। उसे एक तरह से पछतावा हुआ जब वहां पे युद्ध हुआ। तो मैं मानता हूं कि धर्म माध्यम से लोगों को मतलब इसके माध्यम से मैं लोगों को जीत सकता हूँ। बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। उनका मानना यही था कि अब जो जो मैंने इस तरह से युद्ध किया, इतने लोग जो मारे गए, और आगे इस तरह से ना हो, ये बताया इन्होंने। और धर्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का जो प्राकृत रूप है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अशोक का कलिंग युद्ध कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। बहुत ध्यान से आप इसे नोट भी कर सकते हैं, साथ साथ में बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। उत्कृष्ट, और ये जो यहाँ पे जो ये है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। अब अशोक का धर्म क्या था? अशोक का धर्म क्या था उसके बारे में है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे युद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। वे जो है बुद्ध के उपदेशों से भी बहुत ज्यादा प्रेरित हुए थे। जो बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे, तो उस उपदेश के रास्ते पे भी वो कहीं ना कहीं चलते थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव भी पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, बहुत ज्यादा व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार पड़ोसियों के बीच में झगड़े भी होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, और जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। उन्होंने ये निर्माण किया, अशोक ने। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं, जो नहीं पढ़ सकते, जो पढ़े लिखे नहीं भी थे, तो वो भी वहां जाके पढ़वाए जाते थे। उन्होंने सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा का भी व्यवस्था किया। सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, उन्होंने जानवरों की चिकित्सा का भी उन्होंने व्यवस्था
पूर्ण रूप से किया, अच्छे तरीके से। अब अपनी प्रजा के लिए अशोक ने क्या संदेश दिए उसकी बात कही जा रही है कि अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी चीजों को मानना, दया करना, ब्राह्मण तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरों के धर्म की निंदा न करना। अपने धर्म की प्रशंसा और या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही जो बातें हैं गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर भी करना चाहिए। तो यहाँ पे धर्म की बात बताई गई, सिर्फ अपने धर्म को ना मानते हुए सभी के धर्मों को भी मानना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी बहुत ही प्रासंगिक है। तो आप ये बता भी सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत के ज्यादातर जो लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न है। यहाँ जो आप जो मतलब जो अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, जो आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी, हिंदी, फिर बांग्ला में, फिर मलयालम में और फिर इसका तमिल में। तो ये सारा यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे चित्र में। उसके बाद है अन्यंत्र, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा लगभग पहले मतलब 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का जो उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालन लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर की लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह, इसकी बात कही जा रही है, इसकी ऊपरी जो सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा था और 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से भिन्न था। तो ये यहाँ पे हुई पाठ का पूरा, जो पाठ के अंतर्गत जो बताया गया कि कैसे एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य के बारे में, फिर वंश के बारे में, फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, साम्राज्य का प्रशासन, नजराना, फिर राजधानी में सम्राट, अशोक एक जो अनोखा सम्राट है, फिर कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक के बारे में, उसके अभिलेखों के बारे में, अशोक का कलिंग युद्ध और फिर उसका अशोक के धम्म के बारे में भी बताया गया। और अपनी प्रजा के लिए अशोक ने जो स्तंभ बनाए उसके बारे में बताया। अब हम प्रश्न की ओर आते हैं। सबसे पहले जो ये उपयोगी शब्द है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपयोगी शब्द जिसमें साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और ये धम्म, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब कल्पना करो, बात कही जा रही है, तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफी दुख
उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेश वाहकों के बीच में बातचीत का वर्णन करो। तो ये आप भी वर्णन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है, प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। यहाँ कहा जा रहा है जो मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में जो लगे हुए हैं उनकी सूची बनाने की बात कही जा रही है। तो हम इसमें बता सकते हैं, जैसे पहले में बता सकते हैं किसान हो गया, किसान, फिर इसका इसमें पशुपालक हो गया, शिल्पकार हो गए, व्यापारी लोगों की ज़रूरत को पूरा करते थे, पहला हो गया। फिर दूसरी में आ सकते हैं कि राजा द्वारा जो नियुक्ति किए गए अधिकारी कर वसूलते थे। फिर इसके बाद जो है राजा जो द्वारा नियुक्ति अधिकारी कर वसूलते थे, और संदेश वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान कर वसूलते थे। संदेश वाहक जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान कर वसूलते थे। जासूस जो अधिकारियों के लिए जो क्रियाकलापों के लिए नजर रखते थे, तो जासूस अधिकारियों क्रियाकलापों के लिए भी नजर रखते थे। अब हम आते हैं खालिस्तान पे, रिक्त स्थान पे, कि इसमें जैसे पहला है, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी वसूलते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा कि कर वसूलते थे। क्या वसूलते थे? कर। ये आ गया, यहाँ पे कर वसूलते थे। फिर इसके बाद दूसरा है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में, खालिस्तान ये, के रूप में भेजा जाता था। तो यहाँ भेजा जाता था राजकुमारों को, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल, यहाँ पे आ जाएगा राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। फिर ग है, ग में मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण हाथी, यहाँ पे हाथी आ जाएगा ग में। एक मिनट, दोबारा पढ़ते हैं इसे। ग है, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण खालिस्तान और फिर खालिस्तान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा मार्गो, यहाँ मार्गो आ जाएगा। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों, यहाँ आ जाएगा नदियों, यहाँ आ जाएगा नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। ये आ गया। अब घ है, प्रदेशों में रहने वाले लोग जो है मौर्य अधिकारियों को, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान है, दिया गया करते थे। तो यहाँ पे देते थे, घ में आ जाएगा हाथी, लकड़ी, मधु, ये सब देते थे। तो में आ जाएगा हाथी, लकड़ी और ये मधु। तो ये आ जाएगा, इसमें ये दिया जाता था। फिर इसको अब आते हैं अब सही गलत पे। का है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। तो जो ये आवागमन की जो बात कही जा रही है, ये आवागमन की जो बात कही जा रही है, ये है पहला जो हमारा ये है, ये गलत है। ये क्या है? ये पहला का जो है वो गलत है। दूसरा है, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो जो मौर्य साम्राज्य के अंदर थे वो ये बिल्कुल सही है, ख सही है। ग है, चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए। ग जो है ये भी सही है हमारा। फिर एक, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। कलिंग तो बंगाल का प्राचीन नाम नहीं था, ये गलत है, उड़ीसा था, ये भी गलत है। चौथा, फिर है, अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, ये भी ठीक है, ये भी सही है। तो ये हमारे हो गए सही गलत, इस तरह से हो गए। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें प्रश्न है। आपको मैं सभी प्रश्न उत्तर भी साथ में करवा रही हूँ, बस आप ध्यानपूर्वक सुनते रहे इसको। ये है,
उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धर्मद्वारा चाहता था। तो यहाँ जो अशोक धर्मद्वारा चाहता था ये है। तो इसमें आ जाएगा कि जैसे आ जाएगा जैसे इसमें बताया गया है कि उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान जो अशोक धर्मद्वारा करना चाहता था। तो इसमें आएगा कि जो उन अशोक के जो साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे। इससे कई बार क्या हुआ कि जो मत जो उसमें जो काफ़ी ज़्यादा भिन्नता हो रही थी, उस समय काफ़ी मत भिन्नता भी हो रही थी और मतभेद और टकराव की स्थिति जो बहुत ज़्यादा पैदा भी हो रही थी। तो दासों और नौकरों के जो बीच में जो दुर्व्यवहार भी बहुत किया जाता था। साथ ही जो पड़ोसियों और परिवारों में भी बहुत ज़्यादा कलह चलता रहता था। तो जिसका निवारण जो धर्म द्वारा करना बहुत ज़रूरी हो गया था और कहा भी जाता था। तो धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने, फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे फिर ये 5वां प्रश्न है कि धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन किन साधनों का प्रयोग किया। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन किन साधनों का प्रयोग किया। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जो साधनों का जो प्रयोग किया था उसके बारे में कही जा रही है। तो इसमें ये है कि अशोक जो धर्म के प्रचार के लिए जैसे संदेश को जनता तक पहुंचाना चाहा। ज़्यादातर जो संदेश है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अभिलेखों द्वारा उत्कीर्ण मिले हैं। तो ये इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें है कि तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार होगा? अपने जवाब के कारण आप बताओ। तो मैं इसमें ये बता सकती हूँ कि जो उस समय जो काम सही रूप से हो सके इसके लिए जो जासूस भी रखे गए थे। तो आपने भी कुछ जो समझा है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दें। ये है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको फिर से बताती हूँ। जैसे मौर्य जो समाज की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले किया था। और अशोक साम्राज्य का जो सबसे महान सम्राट था, अशोक साम्राज्य का जो सबसे महान सम्राट था। और उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का जो मार्ग था वो तक्षशिला नगर था। राजा बनने के 8 साल बाद जो कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग जो तटवर्ती उड़ीसा जगह का प्राचीन नाम है। और फिर इसके बाद जो है जैसे साम्राज्य, अगर राज्य की बात करें तो जो साम्राज्य जो है साम्राज्य राज्य से बड़ा होता है और साम्राज्य में कई राज्य भी होते हैं। तो ये हुई कि आज जो हमने पाठ को पढ़ा कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ये पाठ है। तो इस तरह से सभी मतलब इस पाठों का मैंने व्याख्या भी साथ में किया। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब भी दें, सुझाव भी दें और धन्यवाद।